अब जब से डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए हैं, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से हर बार पूछा है कि क्या डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे। तो चलो आज इस वीडियो में ये चीज आपको पता लगी जाएगी, क्योंकि डीन एम्ब्रोज ने खुद से ना अपनी शर्तें रिवील कर दी हैं और रेसलमेनिया में कम्पीट करने के बारे में उन्होंने कमेंट किया है। रोमन रेंस का मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए एक बड़ा मैच जो है वो कंफर्म हो गया है। क्या सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच की हमको टीम देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़े बंदे को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैक स्टेज से फायर कर दिया। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली है इस वीडियो में। हर बार की तरह आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को हैप्पी दिवाली, और हमारी पहली अपडेट भी हैप्पी दिवाली से जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको मैं विश कर देता हूं, क्योंकि वो भी करना जरूरी बनता है ना। होप करता हूं आपका ये जो फेस्टिवल वाला टाइम चल रहा है अच्छे से जाए, और घर वालों के साथ जो है टाइम स्पेंड करना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और गाइस इसके साथ साथ जो हमारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार्स है ना, उन्होंने भी आपको हैप्पी दिवाली विश किया हुआ है, इंक्लूडिंग रोमन रेंस एज सेथ रॉलिंस, इसके अलावा जिंदर महाल, वीर, शैंकी, ब्रॉन ब्रेकर, मतलब ये सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं। हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इनकी तरफ से वीडियोस देखने को मिलती है, वीडियो देखने को मिलती है, जहां पर सभी ने अपने जो है पर्सनल मैसेजेस रिकॉर्ड किए हुए हैं। निकी ऐश, रिया रिप्ली भी यहाँ पर हैं, और ये जो पूरा मैसेज है जहाँ पर सारे लोग जो है हमको हैप्पी दिवाली विश कर रहे हैं। तो ये तरीका होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का इंडियन फैंस को खुश करने का। इवन रोमन रेंस भी यहाँ पर कह रहे हैं इंडियन फैंस के लिए कि मेरे को इतने टाइम तक तुमने लगातार सपोर्ट किया, एक्नॉलेज किया है, तो इसके लिए मैं तुमको हैप्पी दिवाली भी विश करता हूँ। तो पता लग रहा है ना यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है, वैसे आपको पता है इंडिया के फैंस के लिए ऐसे जब भी हमारे फेस्टिवल आते हैं तो ऐसे विशेष के मैसेज हमको देखने को मिलते हैं, और वैसे देख के अच्छा लगता भी है कि मतलब हाँ वो थोड़ा फील आती है, मतलब समझ रहे हो ना कैसी वाली फील आती है। तो क्या आपको वो फील आई, मुझे आप लोग बता सकते हो, और आई तो इस वाली वीडियो को लाइक करके आप लोग बता सकते हो। बाकी मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली, और बस मजे लो। फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा वो जो इतना स्ट्रेस वाला माहौल रहता है ना फेस्टिवल के टाइम में, थोड़ा सा माइंड जो है वो शांत जरूर हो जाता है, और यही मैसेज हमको जो है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स भी दे रहे हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं पॉल हेमन के कमेंट के बारे में, उनके सस्पेंशन और फाइन लगने के बाद, जो कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर लगा है। तो अभी आपको पता है पॉल हेमन ज्यादा कमेंट तो कर नहीं रहे इस बारे में कि ब्रॉक लेसनर को सस्पेंड हो गया, उनके ऊपर फाइन लग गया, लेकिन अब इन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर जो कि बम के शो पर था, वहां पर उन्होंने एग्जैक्टली इसके बारे में कुछ खुलकर बात करी, अपनी साइलेंस को ब्रेक किया। उन्होंने कहा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या तुम पागल हो। अब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो भाई, पहले तुम समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को लेकर आए, अब तुम ब्रॉक लेसनर को लेकर आए, तो तुमको पता है ना कि वो ब्रॉक लेसनर है, वो ब्रॉक लेसनर है। जब वो वापस आता है तो कयामत आती है, तो शामत आती है लोगों की। तो ब्रॉक लेसनर जब स्मैकडाउन के एपिसोड में आना था और उसने पहले से वार्निंग दे दी थी, तो ब्रॉक लेसनर को वही करना था जो कि उसने किया। ब्रॉक लेसनर वही करता है जो कि वो करना चाहता है। जैसे आपको पता है ब्रॉक लेसनर के बारे में पॉल हेमन के हमेशा यही कोट रहते हैं, और ब्रॉक लेसनर ने वो चीज जो है करके दिखा दी। तो इसके लिए तुमने उसको सस्पेंड कर दिया भाई, तुमको पहले से इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए था। उन्होंने यहाँ पर ये कहा, आई एम नो इन्वेस्टेड इंटरेस्ट इन ब्रॉक लेसनर्स बिजनेस, पर्सनल और प्रोफेशनल, लेकिन फिर भी मैं ब्रॉक लेसनर के बारे में कमेंट कर रहा हूँ, और मुझे ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला सीन लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों सस्पेंड किया है ब्रॉक लेसनर को। तो यहाँ पर देख रहे हो भैया इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं पॉल हेमन। अभी हमको पता है स्टोरी लाइन में काफी ज्यादा जो पन्ने हैं वो खुलने बाकी है, पॉल हेमन, ब्रॉक लेसनर और ये रोमन रेंस के बीच क्या होता है। लेकिन हाँ, पॉइंट काफी अच्छा रखा है यहाँ पर पॉल हेमन ने कि स्टूपिड चीज तो है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कि तुम ब्रॉक लेसनर को ला रहे हो, तो ब्रॉक लेसनर तो ऐसे ही करेंगे। खैर स्टोरी लाइन का पार्ट है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रॉक लेसनर कब वापस आते हैं और कब इनकी जो स्टोरी लाइन है वो फिर से कंटिन्यू होती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस के बारे में। तो बेकी लिंच अभी जब सेथ रॉलिंस की एज के साथ आपको पता है जो फ्यूड चल रही थी, तो रिसेंटली बेकी लिंच से पूछा जाता है कि क्या तुम दोबारा से सेथ रॉलिंस के साथ रीयूनाइट होना पसंद करोगी। वेल मैं आपको बता दूं, लास्ट टाइम जब सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच एक साथ थे, मुझे तो भाई इन दोनों को देख के बिल्कुल भी साथ में अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि क्रिंज लग रहे थे सबसे पहले तो। लेकिन अभी अगर मैं देखूं तो सेथ रॉलिंस बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। बेकी लिंच हाँ वैसी सिमिलर है, बट इस बार शायद मामला डिफरेंट हो सकता है। तो बेकी लिंच ने यहाँ पर एक आगे देखो, सेथ रॉलिंस का अगर मुझे सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली अगर मुझे बेथ फिनिक्स के साथ निपटना पड़ता है, डील करना पड़ता है, तो भाई मैं सेथ रॉलिंस के साथ जो है फिर से अपनी टीम बना सकती हूँ टेलीविजन के ऊपर। तो ये कुछ यहाँ पर बेकी लिंच का कहना था। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग इन दोनों को फिर से टेलीविजन के ऊपर देखना चाहोगे। अगर लास्ट टाइम की तरह करने वाले हो यार तुम, तब तो नहीं भाई रहने दो, हम ऐसे ही खुश हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बार कुछ डिफरेंट हो सकता है अगर इन दोनों को साथ में लाया जाता है, क्योंकि सेथ रॉलिंस सब डिफरेंट हो चुके हैं हमारे। तो मेरे ख्याल से इन दोनों को साथ में देखना टेलीविजन के ऊपर पहले से शायद डिफरेंट होगा, बट हाँ अगर कुछ डिफरेंट है तभी करना, वरना लास्ट टाइम की तरह तो मेरे ख्याल से फिर लगता नहीं कि यहाँ पर इन दोनों को साथ में देखने का कुछ मतलब बनता है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं एक मेजर डिपार्चर के बारे में जो कि हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई से देखने को मिलता है। और गाइस आपको शायद नाम नहीं पता होगा, लेकिन मैंने काफी बार रिपोर्ट्स के अंदर सुना है, स्टैंस्की डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे,
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। आपको पता है कंपनी के अंदर सबसे बड़ा जो बंदा है वो सीईओ, प्रेसिडेंट, ये सब होते हैं, ओनर होता है ये सब। उसके बाद जो नंबर आता है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ये जो नंबर प्रेसिडेंट, ये जो सब होते हैं ये काफ़ी बड़े लोग होते हैं। तो अब WWE ने उनको ही रिलीज कर दिया। और गाइज ये जो स्टैंस की ये 15 सालों से WWE के अंदर थे। और गाइज इसके बाद से जो बैक स्टेज माहौल है वो पता कैसा है, वो माहौल ऐसा है कि अब WWE के अंदर कोई भी सेफ नहीं है। और स्टैंस की का WWE से जाना इसका मतलब कि अब कोई भी बंदा किसी के ऊपर भी कभी भी तलवार लटक सकती है। वैसे आपको पता है तलवार तो हमेशा बहुत टाइम पहले से लटकी हुई है जब से सुपरस्टार रिलीज हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इतने बड़े बड़े बंदों का जाना जो कि क्रिएटिव सर्विसेज में इन्वॉल्व है, ये काफी ज्यादा सीरियस चीज हो रही है WWE के अंदर। तो मामला अब और भी ज्यादा गर्म हो गया है। अब एक्चुअल में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और भी ज्यादा जो रिलीजेस हैं वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि एक और जो राउंड है रिलीजेस का वो शायद चल सकता है, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, रिलीजेस का दौर अभी भी WWE के अंदर खत्म नहीं हुआ है। इस वाली चीज में कोई बात पता लगती है तो खैर सैड तो है, बट जो भी है भाई, अब ऐसी WWE के अंदर चीज चल रही है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो UBS अरेना आपको पता है 29 नवंबर को WWE का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है। मैंने आपको सारा सीन बताया था कि उसके बाद AEW का शो भी वहां पर होने वाला है, कैसे तगड़ा तगड़ी टिकट्स बिकवाने का मामला चल रहा है। WWE की टिकट्स कम बिक रही है तो उन्होंने अपना एक के साथ एक फ्री टिकट कर लो वैसा सीन बैठा दिया। तो 4000 के ऊपर WWE टिकट्स बिकवा चुकी है, रोमन रेंज को रिटायर कर चुकी है। इतना काफी नहीं पड़ा तो गाइस WWE ने रोमन रेंज का मैच भी ऑफिशियल कर दिया है, जो कि होगा रोमन रेंज एंड दी यूसोस और अगेंस्ट में होंगे ड्रू मैकिंटायर एंड न्यू डे। आपको जैसे कि पता ही है कि हमको स्मैकडाउन के ऊपर जो है ब्लड लाइन और कहीं ना कहीं न्यू डे की स्टोर लाइन देखने को मिल रही है, जहां पर अभी रिसेंटली हराया भी था ना उन्होंने। तो इसलिए मैच एडवर्टाइज है, हो सकता है मैच WWE डार्क में करवा दे, लेकिन हाँ इस मैच के मेन शो पर होने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एक रैंडम सी मुझे लग रहा है मैच लग रहा है। तो अगर रोमन रेंज वन ऑफ अपीयरेंस करते हैं रॉ के एपिसोड में तो शायद उनको रैंडम मैचेस भी दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो WWE पूरी जोर शोर से तैयारियां कर रही है कि रॉ के एपिसोड को बस कैसे भी करके बड़ा बना दिया जाए। तो ये चीज WWE ने रोमन रेंज के लिए कर दी है, मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और ब्रे वायट का 90 डेज का क्लॉज WWE के साथ खत्म हो चुका है। बट गाइस बावजूद इसके WWE ने नया पीस निकाला है ब्रे वायट की मर्चेंडाइज का। ये बड़ा वियर्ड है और इसकी वजह से गाइस सोशल मीडिया के ऊपर ब्रे वायट ट्रेंड कर रहे थे और बहुत सारे लोगों की जो उम्मीदें हैं ना वो जग चुकी हैं कि क्योंकि WWE स्टिल ब्रे वायट की नई मर्चेंडाइज निकाल रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये मिनी फिगर है जो कि WWE ने ब्रे वायट का 90 डेज का क्लॉज खत्म होने के बाद निकाला है। चलो एक बार को समझ में आता है कि अगर ब्रे वायट की पुरानी मर्चेंडाइज WWE वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है तो ठीक है, जब तक वो नहीं बिक रही तब तक वो लिस्टेड है, ओके समझ में आता है। लेकिन 90 डेज का क्लॉज खत्म होने के बाद नया पीस निकल रहा है बंदे का, नया मिनी फिगर निकल रहा है, तो इसके बाद काफी सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर कुछ और मामला तो नहीं है, कहीं ब्रे वायट और WWE की आपस में बात तो नहीं है और ब्रे वायट क्या WWE कंपनी के अंदर ही तो लैंड नहीं होने वाला है। तो ये सीन यहाँ पर चल रहा है, पता नहीं इसके ऊपर अभी क्या कमेंट किया जा सकता है कि हम ये कहें कि ब्रे वायट अभी WWE के साथ स्टिल हैं, 90 डेज का क्लॉज खत्म हो गया लेकिन वो WWE के साथ ही वापस आने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्विटर के ऊपर उन्होंने कहा था कि वो किसी और कंपनी के लिए देख रहे हैं तो फिर भाई कुछ अलग ही सीन समझ में आता है। तो भाई काफी कंफ्यूज करने वाला मामला है इसमें ब्रे वायट को लेकर। वैसे आपको क्या लगता है ब्रे वायट कौन सी कंपनी में जाने वाले हैं, क्या वो WWE में स्टिल होंगे या फिर उनको WWE में आना चाहिए? वैसे जिस तरीके के हमने उनके प्लान्स देखे थे भाई, वो मास्क पता नहीं वो क्या अलग अलग अतरंगी चीजें, मैं तो भाई चाहता हूँ यार वो WWE के अंदर एटलीस्ट एक बार वो चीज़ हमको दिखा के चले जाएं, फिर भाई तुम कुछ भी करो, क्योंकि वो चीज़ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुंह में निवाला तो आ गया लेकिन बस वो गले से नीचे उतरा नहीं, बस वो दिखा के हमको चले गए। तो ब्रे वायट के साथ जो है चीज़ें इंटरेस्टिंग हो सकती थी, बट उससे पहले WWE ने उनको रिलीज कर दिया। खैर गाइस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस के बारे में। कल मैंने आपको उनके बारे में एक स्टोरी बताई थी जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि वो रिहैब प्रोग्राम के लिए गए हैं अपने अल्कोहल एडिक्शन से दूर जाने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन गाइस उन्होंने अपनी एक मॉक्स बुक भी रिलीज करी है, मतलब पब्लिश करी है, लॉन्च करी है, और गाइस इसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें रिवील करी, जैसे उन्होंने शील्ड वाली चीज को मेंशन किया। और भाई शील्ड के बारे में इस बुक के अंदर ना काफी ऐसी बातें डीन एम्ब्रोस ने लिखी है जिससे हमको पता चलता है कि शील्ड उनके काफी ज्यादा करीब थी। उन्होंने कहा शील्ड बाकी लोगों के लिए डिफरेंट मतलब रखती होगी, लेकिन हम 3 बंदों के लिए यानी कि सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोस, हम 3 बंदों के लिए शील्ड का एक बिल्कुल ही अलग मतलब है और वो मतलब सिर्फ हम ही लोग जान सकते हैं। और मुझे पता था कि शील्ड एक ऐसी चीज है जो कि शायद मैं मतलब उन्होंने बताया कि कितना ज्यादा वो शील्ड से अपने आप को क्लोज रखते हैं, और ऐसा लग रहा है जिस तरीके से शील्ड को उन्होंने मेंशन किया ना कि कहीं ना कहीं डीन एम्ब्रोस शील्ड को शायद दोबारा से वापस जरूर ला सकते हैं। और जब हम दोबारा से वापस लाने की बात कर रहे हैं तो गाइस उसी बुक के अंदर उन्होंने एक चीज ये भी लिखी कि क्या वो दोबारा से रेसलमेनिया के अंदर compete करेंगे। तो गाइस यहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो वैसे तो मुझे लगता है कि मैं रेसलमेनिया के अंदर कभी compete नहीं करने वाला,
लेकिन यू वुड नेवर नो इफ आई गॉट पेड एन एब्सोल्युटली एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट ऑफ मनी एंड बीन ग्रांटेड अनप्रेसिडेंटेड क्रिएटिव कंट्रोल। यानी डीन एम्ब्रोज यहां पर ये कहना चाह रहे हैं, जॉन बॉक्सले कहना चाह रहे हैं कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मैं WWE के अंदर आने वाला हूं, लेकिन क्या हो अगर मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाए और मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाए WWE की तरफ से। तो यहाँ पर डीन एम्ब्रोज ने ना कहते हुए भी क्या कह दिया है आप लोग वो समझ सकते हो। वैसे इससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, डीन एम्ब्रोज ने कभी भी पैसों वाली बात नहीं कही थी कि वो पैसों के लिए किसी कंपनी के लिए जाएंगे, कि मतलब उनको हमेशा ये था कि भैया उनको सिर्फ अपनी बुकिंग से मतलब है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि डीन एम्ब्रोज ने कुछ पैसों की बात करी है, और आपको पता है जब पैसों की बात आती है तो WWE कभी भी इस मामले में पीछे नहीं रहती। तो ये यहाँ पर डीन एम्ब्रोज की शर्त है कि अगर उनको क्रिएटिव कंट्रोल मिलता है, उनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, तो फिर भाई WWE उनके लिए डेस्टिनेशन हो सकती है और रेसलमेनिया में कम्पीट डेफिनेटली वो जरूर करेंगे। तो इससे हमको पता लगता है कि डीन एम्ब्रोज ने यहाँ पर डोर्स क्लोज नहीं किए। और जैसे मैंने आपसे कहा था, मुझे तो भाई ऐसा लगता ही है कि एक बार प्रोफेशनल रेसलिंग से पूरी तरह से रिटायर होने से पहले डीन एम्ब्रोज को वापस WWE के अंदर आना ही है और शील्ड को दोबारा से बनाना ही है। तो ये पर्सनली मुझे यहाँ पर लगता है। अब खैर वो टाइम जितना जल्दी आ जाए उसमें खैर हमको और ज्यादा मजा आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के गाइस हमारी जो वीडियो थी वहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।